Good morning, students. Welcome to online learning program of Central Public School, and today we are going to study Natural Resources Lesson 11 of Class 4th Subject SST. So, students, I am your teacher, Mr. Sumit, and let's start the chapter Natural Resources. Natural resources means प्राकृतिक संसाधन. So before starting the lesson, students, I want to define you that what do you mean by resources. हम resources से क्या समझते हैं? तो एनीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड्स, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे वो हमारे लिए रिसोर्स होती है. जैसे हमारी ज़रूरत को पेन, कॉपी, पेंसिल, टेबल या बुक्स. ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारी किसी ना किसी ज़रूरत को पूरा करती हैं. जैसे हम पेन का इस्तेमाल लिखने के लिए करते हैं, बुक्स का इस्तेमाल अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए करते हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं. इसी तरह बिल्कुल हम देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे वाटर, एयर, लैंड, ये सारी भी क्या कर रही हैं, हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं. तो इन्हीं चीज़ों को हम रिसोर्स कहते हैं. अब रिसोर्सेस में नेचुरल रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्स की दो कैटेगरी होती है. तो हम इस लेसन में स्पेशली पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में. तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. देयर आर मेनी थिंग्स विच आर प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर. दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस. प्रकृति द्वारा हमें बहुत सी चीज़ें प्रदान की जाती है और इन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं. सम ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस आर वाटर, मिनरल, सॉयल, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड एनिमल. उसमें से कुछ नेचुरल रिसोर्सेस जैसे कि पानी या जल, खनिज पदार्थ, मिट्टी, कृषि करने के लिए खेती, जंगल और जंगली जीव भी क्या है, वो सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं. बिकॉज अगर हम एक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम में सारे एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए. So now these natural resources provide us with many things like food, fuel and raw material. ये प्राकृतिक संसाधन हमें भोजन, ईंधन और कच्चा माल जैसे कि रॉ मटेरियल्स, जैसे अगर हमको ब्रेड चाहिए, रोटी चाहिए, तो उसका रॉ मटेरियल क्या होगा, वीट होगा, गेहूँ होगा. तो ऐसे कई सारी चीज़ों को प्रदान करते हैं. अब इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक पहली कैटेगरी होती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, दूसरी कैटेगरी होती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की. तो चलिए आगे देखते हैं. सो सी, वी कैन डिवाइड नेचुरल रिसोर्सेज इनटू टू कैटेगरीज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. हम प्राकृतिक संसाधनों को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं या बांट सकते हैं. एक को हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स और दूसरे को कहते हैं हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में. रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हिंदी में अच्छे संसाधन भी कहते हैं स्टूडेंट्स. तो हम आपको इसके बारे में आगे चलिए पढ़ते हैं. सम ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन नेवर बी एग्जॉस्टेड completely finished, such as air, water, soil, sunlight. These are called natural resources. तो स्टूडेंट्स, कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे होते हैं जिनको पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता. एग्जॉस्टेड मीन्स होता है पूरी तरह से समाप्त करना. तो इन्हें पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, जैसे एयर, वाटर, सॉइल और सनलाइट. और इन्हीं रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनका हम इस्तेमाल बार बार कर सकें. अब हम रिसोर्सेज को बारी बारी से पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आपका पैराग्राफ में फर्स्ट पैराग्राफ यू कैन सी एयर. एयर इज गिवन. एयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एज वेल एज लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. हवा. हवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि सभी जीवित लोगों को सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है. नाउ स्टूडेंट्स, moving air is called wind. Wind has force and energy. This energy of wind can be trapped and put to many uses. अब स्टूडेंट्स, चलती हुई हवा को हम विंड या वायु कहते हैं. और इसके अगर हम इसमें जो फोर्सेस है, जो एनर्जी है, अगर हम उसको ट्रैप करें तो इसका कई सारा यूज, कई सारा उपयोग किया जा सकता है. Now students, see the next. Many years ago, wind power was used to move windmills, sailboats and hot air balloons. These days, we take wind energy in
बिग विंड मिल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कई साल पहले पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों को चलाने के लिए, नाव को चलाने के लिए, और सभी लोगों ने देखा होगा हॉट एयर बैलून्स, जो एक जगह से दूसरी जगह लोग मनोरंजन का इस्तेमाल करने के लिए बैलून्स से ट्रैवल करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को चलाने के लिए कई सालों पहले भी हवा का इस्तेमाल होता था। अब इन दिनों हम विंड का ज़्यादातर यूज इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए करते हैं। किसके द्वारा? विंड मिल्स के द्वारा, जिनको हिंदी में हम पवन चक्की कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है वाटर। नो लाइफ फॉर्म कैन एग्जिस्ट विदाउट वाटर। पानी के बिना किसी भी प्रकार के जीवन के रूप का होना संभव नहीं है, मतलब पानी के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। वी नीड वाटर फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। हमें पानी का अलग अलग इस्तेमाल करने के लिए पानी की ज़रूरत है, जैसे पीने के लिए, कुकिंग मीन्स खाना बनाने के लिए, वॉशिंग मीन्स चीज़ों को धोने के लिए, और बाथिंग मीन्स नहाने के लिए। और साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी ग्रोइंग क्रॉप्स मीन्स हमारी फसलों को बढ़ाने के लिए या फसलों को पैदा करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। वी कांट ग्रो क्रॉप्स विदाउट वाटर। हम फसलों को नहीं उगा सकते पानी के बिना। सप्लाइंग लैंड और क्रॉप्स विथ वाटर इज कॉल्ड इरिगेशन। कह रहा है कि फसलों में पानी देना क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाता है, जिसको हम लोग हिंदी में सिंचाई कहते हैं। सो वी नीड टू स्टोर वाटर बाय बिल्डिंग कैनाल्स, डैम्स एंड रिजर्वायर। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें आवश्यकता होती है पानी को रिस्टोर करने की, पानी को स्टोर करने की। तो हम पानी को स्टोर करते हैं कैनाल्स बना के, मतलब नहर बना के, डैम बना के, जैसे बांध बना के, और रिजर्वायर बना के, और कभी कभी हम टैंक्स में भी वाटर को स्टोर करते हैं। नाउ नेक्स्ट, कैनल्स। कैनल्स मीन्स हिंदी में नहर। स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से अपने आसपास देखेंगे तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी नहरें देखने को मिल जाएंगी। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी प्राकृतिक रूप से नदियाँ बहती हुई अपने रास्तों को बदलती है, तो वहाँ पे एक नहर बन जाती है। और ज़्यादातर जो नहर होती हैं मीन ज़्यादातर जो कैनल्स होते हैं वो मैन मेड होते हैं, मतलब आदमी के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके दो यूजेस होते हैं। फर्स्टली क्या यूज होता है? फर्स्टली ये यूज होता है कि नदियों में अक्सर बारिश के समय में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, जिससे फ्लडिंग की दिक्कत होती है, मतलब बाढ़ आने की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में जब नहरें होती है तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो नहरों में चला जाता है, और इसका उपयोग लोग सिंचाई करने के लिए कर देते हैं। तो नहरों का ये बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। तो नाउ रीड, ए कैनल इज़ अ चैनल टेकन आउट फ्रॉम ए रिवर, लेक एंड इज यूज टू इरीगेट फील्ड। नहर एक श्रृंखला होती है। किसकी श्रृंखला? नदी की और झील की। और इससे क्या किया जाता है? इससे हम खेतों की सिंचाई करते हैं। ए डैम इज ए वॉल built across a river in order to hold the water from flowing. The blocked water is stored in an artificial lake called reservoir, from where it is used to irrigate the field. तो अब हम बांध के बारे में पढ़ेंगे। तो नदी के उस पार बनी दीवार, या तो नदी के दोनों ओर बनी दीवार को जो पानी को बहने से रोके रखती है, इसे क्या कहते हैं? बांध कहते हैं। और जो इसमें रुका हुआ पानी होता है वो एक मतलब संग्रहित रूप में होता है। संग्रहित मतलब वो स्टोर्ड रूप में होता है, उसको हम रिजर्वायर या जलाशय कहते हैं। तो इसका उपयोग खेतों में सिंचाई करने के लिए किया जाता है, और बांध से कभी कभी काफ़ी ऊंचाई से पानी को गिराया जाता है कि जिससे बहने से बिजली का उत्पादन होता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। सो यू कैन सी स्टूडेंट्स, इन ए डैम वाटर इज मेड टू fall from a great height. The energy of flowing and falling water is used to produce electricity. The electricity generated from the force of water current is called hydroelectricity. तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताई दोस्तों कि बहने या गिरने की जो ऊर्जा होती है पानी की, इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके बिजली को प्रोड्यूस किया जाता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस होती है उसको जल विद्युत या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट मीन्स बहुउद्देशीय योजनाएं। ए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैज़ मोर देन वन पर्पज़ और यूज।
such as irrigation, the generation of electricity, flood control. Almost all the dam on big river are multi-purpose projects. तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बहुउद्देशीय योजनाएं या बहुउद्देशीय परियोजना। तो ऐसी जो परियोजनाएं होती हैं स्टूडेंट्स, उसमें जो पानी का इस्तेमाल किया जाता है वो एक से अधिक उपयोग करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में पानी को इकट्ठा करते हैं या संग्रहित करते हैं तो उसका इस्तेमाल सिंचाई करने के लिए, बिजली उत्पादन करने के लिए या कभी कभी फ्लड कंट्रोल के लिए किया जाता है। अब फ्लड कंट्रोल कैसे करेंगे, तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि जब भी रिवर में क्या होता है कि जब रेनी सीजन के टाइम, बारिश के समय नदियों का पानी का लेवल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे समय में जो भी प्रोजेक्ट्स मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं या बांध होते हैं या जो हमारे कैनल्स होते हैं, इनमें जो एक्सेसिव वाटर होता है उसको ट्रांसफ़र करके फ्लड कंट्रोल किया जाता है। सो नाउ नेक्स्ट, आपके बुक में ऊपर एक चार्ट दिया है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के नाम दिए गए हैं जो कि स्पेशली इंडिया की बड़ी बड़ी नदियों के ऊपर बनाए गए हैं। तो आप इसको ध्यान से रीड करेंगे कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट किस किस स्टेट में है और किस किस नदी के ऊपर किस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। जैसे कि अगर हम भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट की बात करें तो ये सतलुज नदी पे बनाया गया है, सतलुज नदी पे बनाया गया और इसको जो है हिमाचल प्रदेश में यह बांध स्थित है। नाउ सी स्टूडेंट, वी शुड यूज वाटर वेरी जुडिशली सो लेट नॉट वेस्ट एनी। मीन्स जुडिशली का अर्थ होता है स्टूडेंट्स कि न्याय संगत तरीके से। न्याय संगत मतलब ऐसा चीज़ कि किसी को नुकसान ना हो। तो क्योंकि पानी तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, नेचर ने हमें पानी को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, बिल्कुल फ्री। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो 75% पानी है उसका 1% वाटर ही केवल फ्रेश वाटर है जो हमारे पीने योग्य है। तो इसीलिए पानी हमें फ्री में मिला है, लेकिन इस वाटर का यूज हमें बहुत ही प्रॉपर तरीके से करना चाहिए ताकि हमारा जो पानी है वो वेस्ट ना हो, जिससे कि हमारा जो वाटर है वो वेस्ट ना हो। तो इसमें लाइन हम रीड करेंगे स्टूडेंट, वी शुड यूज वाटर वेरी जुडिशली सो लेट नॉट वेस्ट एनी। मतलब हमें पानी का ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए कि पानी बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। अब यहाँ पे दिया है व्हेन यू वॉश योर हैंड टेक वाटर इन मग। जब भी आप हाथ धोएं तो बस ऐसे कुछ लोग होते हैं टोटी को स्टार्ट करते हैं और धुलते रहते हैं, तो इस तरह से नहीं। जब भी आप हाथ धोएं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मग का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, वाटर प्लांट्स अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग। अब देखिए पानी, अब जब आप प्लांट्स में पानी डालें तो आपको क्या करना चाहिए, या तो सुबह में डालिए भोर के समय में या तो शाम को डालिए कि जब क्लाइमेट ठंडा हो, और बीच में दोपहर वगैरह में पानी डालना वो अच्छा नहीं होता है। कलेक्ट रेन वाटर इन बैरल फॉर लेटर यूज। कह रहा है कि जो भी हमारे पास बैरल्स होते हैं, खाली डिब्बे हो, उनमें हमको रेन वाटर को कलेक्ट करना चाहिए जिससे कि क्या कर सकें हम, जिससे कि हम उन्हें बाद में यूज कर सकें किसी और काम में। गेट द लीकिंग टैप एंड पाइप रिपेयर्ड एट वंस। जो भी आपके घरों में ऐसी चीज़ें हों जो लीक कर रही हों, जिसमें से पानी फालतू में वेस्ट हो रहा हो, तो उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। डू नॉट हैव ए बबल बाथ वेरी ऑफन, ऑल्सो रिमेंबर नॉट टू रन वाटर फॉर टू लॉन्ग। और देखिए बबल बाथ मीन्स जो लोग टब में नहाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है कि एक बार टब में जैसे आपने पानी को यूज किया तो वो फिर पूरा का पूरा पानी वेस्ट हो जाता है। इससे अगर आप मग का यूज करते हैं तो आप कम पानी में अच्छे तरीके से नहा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इट इज सॉइल। So let's read. Soil is an important resource that support life on the earth. We depend on soil for food. Plants are rooted in the soil. Also, microorganisms like bacteria and fungi live in soil. Soil is made up of bit of rocks that are broken into pieces due to the action of sun, wind and rain over thousands of years. This is also called as weathering of rocks. तो सॉइल मीन्स स्टूडेंट्स मिट्टी। मिट्टी एक महत्वपूर्ण क्या है, संसाधन है। मीन्स मिट्टी एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है जो पृथ्वी पर क्या करती है, जो हमारे अर्थ पे लाइफ को सपोर्ट करती है, मतलब जीवन को
समर्थन करती है। जीवन का समर्थन मतलब लोगों को जीने के लिए मिट्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम भोजन के लिए मिट्टी पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। अगर हमारे पास मिट्टी नहीं होगी, अगर सॉइल नहीं होगा, तो हम क्रॉप्स का कल्टीवेशन कहाँ करेंगे? और अगर हम क्रॉप्स की कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे तो हम पक्का है कि खाए बिना क्या होगी, पूरी की पूरी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी या फिनिश हो जाएगी। तो पौधों, देखिए जो प्लांट्स की रूट होती है उसको सपोर्ट कौन करता है? मिट्टी करती है। इसके साथ ही साथ जो भी सॉइल में बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिम्स कहा जाता है, जो भी रहते हैं, ये सब भी हमारे किस में रहते हैं? सॉइल में रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सॉइल है वो शेल्टर भी देती है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिम्स को, साथ ही साथ हमें भी, क्योंकि हम भी अपना घर मिट्टी पे ही बनाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स कि सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था कि सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। मिट्टी जो होती है वो चट्टानों से बनी होती है, जो हजारों वर्षों में सूरज, हवा और बारिश की क्रिया के कारण, मतलब इनके प्रभाव के कारण टुकड़ों टुकड़ों में टूट के चट्टानों का अपक्षय हो जाता है। और इसी अपक्षय की वजह से, इसी वेदरिंग की वजह से हमारी मिट्टी बनती है। Now see the next students. In India, we basically find 6 type of soil in different region of the country. Particular type of soil is needed to grow particular crops. भारत में हम मूल रूप से, अपने भारत देश में हम मूल रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाते हैं, और हर एक अलग प्रकार की मिट्टी एक अलग क्रॉप्स को उगाने के लिए आवश्यक होती है। मतलब कि अलग अलग मिट्टी में अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। So now you can see here student, there are 6 type of soil: alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, mountain soil and desert soil. And here it is given the regions that the soil and the type of soil found in which region, and they are suited for which kind of crop to grow. Now students, we will continue from the next line. You can see the table and you can read it by your own. Now see the next. It is very important to protect the top layer of the soil as it is rich in humus. जो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है, जो मिट्टी की सबसे टॉप लेयर होती है, उसको बचाना या उसकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इसमें ह्यूमस जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ह्यूमस इज़ ए नेचुरल फर्टिलाइज़र। ह्यूमस क्या होता है? ये एक प्राकृतिक फर्टिलाइज़र है, फॉर्म्ड फ्रॉम डेड लीव्स एंड प्लांट इन द सॉइल। और ये बनता कैसे है? ये जो डेड लीव्स होती हैं, जैसे जो भी लीव्स पेड़ से टूट के हमारी ज़मीन के, हमारी सॉइल के ऊपरी लेयर में गिरती हैं, या जो भी पौधे होते हैं वो टूट के ऊपरी लेयर पे गिरते हैं, तो इन्हीं से हमारे ह्यूमस की फॉर्मेशन होती है। इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। इफ दिस लेयर इज नॉट प्रोटेक्टेड, इट इज blown away by strong winds or rain. This is called soil erosion and it makes the soil unfit for cultivation. जो हमारी ह्यूमस की लेयर होती है स्टूडेंट्स, ये हमारी मिट्टी को क्या करती है? उपजाऊ बनाती है। और यदि इस परत की रक्षा नहीं की गई, मीन्स अगर इस लेयर को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, तो ये तेज हवाओं से या बारिश की वजह से एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चली जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं। आपको प्रीवियस लेसन में पढ़ाया गया है कि कैरिंग अवे ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो सेम कंडीशन आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि जो सॉइल इरोजन से मोस्टली जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड पार्ट होता है सॉइल का, वो कौन सा होता है? उसका ह्यूमस होता है। और क्योंकि ह्यूमस ही हमारे सॉइल को उपजाऊ बनाता है, क्योंकि हम अगर फसलों की खेती करेंगे तो ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर ह्यूमस रहेगा तभी हम फसलों की खेती कर पाएंगे। तो इसीलिए ह्यूमस लेयर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर सॉइल इरोजन हमारी मिट्टी में कंटिन्यूसली हो रहा है, तो हमारी जो सॉइल है वो अनफिट हो जाएगी, मतलब वो हमारी सॉइल अनुपयुक्त हो जाएगी, हम उसका इस्तेमाल फसलों को उगाने के लिए नहीं कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सनलाइट। तो सनलाइट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स स्टूडेंट। सनलाइट के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि जो सूरज की रोशनी होती है वो हमारे अर्थ के लिए एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब जो ऐसी एनर्जी जो कभी भी ख़त्म ना हो।
तो चलिए रीड करते हैं इसको। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, ऑल्सो प्लांट मेक फूड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जो सूर्य की रोशनी होती है या जो सोलर एनर्जी होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह हमें गर्मी और रोशनी देती है, और जो पौधे होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। सनलाइट हैज़ एनर्जी कॉल्ड सोलर एनर्जी। दिस एनर्जी इज चेंज इनटू केमिकल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। तो जो सूर्य के प्रकाश में जो एनर्जी होती है, इसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं या सौर ऊर्जा कहते हैं। और यह एनर्जी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, मतलब फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे प्लांट अपना फूड बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान इसी एनर्जी को केमिकल एनर्जी में प्लांट चेंज करते हैं, और जो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में संग्रहित हो जाती है या स्टोर्ड हो जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, solar energy can be converted into electrical energy with the help of photoelectric cell and stored in batteries। तो सोलर एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, हम सोलर एनर्जी को फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इलेक्ट्रिसिटी में चेंज किया जा सकता है या बदला जा सकता है, और इसे बैटरी में संग्रहित करके, मतलब बैटरी में स्टोर्ड करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। These batteries are used to run many of our electrical devices. Solar energy can also be used to cook food in solar cooker। कह रहा है कि ये जो बैटरीज होती हैं उनका बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह सोलर कुकर आते हैं जिनमें लोग फूड कुकिंग करते हैं, मतलब खाना बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपने आसपास बहुत सारी इमरजेंसी लाइट्स को देखा होगा, कभी कभी आप लोगों ने रिस्ट वॉचेस को देखा होगा, कलाई घड़ी को। तो इनमें सोलर एनर्जी के थ्रू इनको चार्ज किया जाता है। तो सोलर एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, सोलर एनर्जी का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हम प्लांट्स को उगाने के लिए, मतलब क्रॉप फसलों को उगाने के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी को एक वे में यूज करने के लिए हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस लेसन का पार्ट 1 वीडियो यहीं ख़त्म होता है। इस लेसन का जो नेक्स्ट पार्ट है, जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आप सभी को ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी लोगों ने इस लेसन को काफ़ी अच्छे से समझा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।